चलो अब पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल होता क्या है? बायो का मतलब, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, कुछ भी लिविंग के बारे में हम बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स। तो जो भी मॉलिक्यूल्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। कोई दिक्कत इतने में? कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल किसी लिविंग सेल में प्रेजेंट है, किसी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है, किसी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में, हर वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, हर वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? बायोमोलिक्यूल कहलाएगा। समझ आए? जैसे सेल है, ठीक है, सेल में क्या क्या होता है? सेल में सेल वॉल होती है ना? और क्या होता है सेल में? सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और क्या होता है सेल में? सेल में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए, आरएनए होता है। और और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन बोल लिया, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी है? सेल वॉल अगर मैं प्लांट की बात करूं तो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है ना? अच्छा, बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? कोई मुझे बता सकता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में देखो प्रोटीन भी मिल जाएगा, और क्या क्या मिल जाएगा? लिपिड मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा चलो बताओ कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड, हाँ। अब जैसे डीएनए आरएनए है, डीएनए आरएनए किसका बना हुआ है? डीएन ओहो, किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये सब क्या है? ये सब है मॉलिक्यूल्स। जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है। लिपिड है, लिपिड क्या है? एक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है? एक मॉलिक्यूल है। पेप्टाइडोग्लाइकन, ये बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक है। सेलुलोज, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या है? मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीजें क्या है? मॉलिक्यूल्स ही तो है। तो मॉलिक्यूल्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारी सेल में। इसलिए इन सबको मैं क्या बोलूंगी कि ये क्या है? ये है बायोमोलिक्यूल। समझ आया क्या है बायोमोलिक्यूल्स? क्लियर इतना? ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिख लेती हूँ। ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल, टिश्यू, ठीक है, ऑर्गेनिज्म is known as बायोमोलिक्यूल्स। समझ आया? समझ आ गया? यही मैंने बोला, बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो किसी लिविंग सेल में प्रेजेंट है, किसी टिश्यू में प्रेजेंट है, या बोल दो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? बायोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगी। अब देखो, हमें पता तो है, अब कैसे एनालाइज किया कि हाँ इसमें बायोमोलिक्यूल्स है? तो हमने बायोमोलिक्यूल्स मतलब हमने एनालिसिस किया कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं किसी लिविंग बॉडी में, और उस लिविंग बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया। तो एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैं कैसे एनालिसिस करूंगी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि इस बॉडी में, लिविंग बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है? तो मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, ग्रीन से ले लेती हूँ, चलो। मैंने क्या लिया, कोई लिविंग टिश्यू लिया, ठीक है, एनिमल का ले लिया, प्लांट का ले लिया। उसमें मैंने एक केमिकल ऐड किया, डेट इज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये एक क्या है? एसिड है। अब इन दोनों को मिक्स किया और क्या कर दिया? ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड मतलब पता है ना, पीस दिया अच्छे से, उसकी थोड़ी सी कुटाई वटाई कर दी। तो क्या हुआ, लिविंग टिश्यू में ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड अच्छे से मिक्स हो गया। जब मैंने ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद एक मुझे क्या मिल गया? एक पेस्ट मिल गया। अब पेस्ट बोल दूं या फिर मैं बोल दूं क्या मिली? एक मुझे थिक स्लरी मिली। स्लरी मतलब क्या होता है? पेस्ट ही होता है। अब जो मुझे वो थिक स्लरी मिली, उसको मैं क्या करूंगी? फिल्टर करूंगी, ठीक है।
फिल्टर करने के बाद मुझे दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? एक मिनट रुको। फिल्टर करने के बाद मुझे दो चीजें मिली। कोई बता सकता है क्या मिला होगा मुझे? एक तो फिल्ट्रेट मिला मुझे, और एक क्या मिला? रेटिनेट मिला। तो एक क्या मिल गया मुझे? फिल्ट्रेट मिल गया। एक क्या मिल गया मुझे? रेटिनेट मिल गया। अब देखो फिल्ट्रेट क्या है। सपोज मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है, मैंने चाय में क्या किया? पानी लिया। चाय आती है सबको बनानी, प्रोसेस पता है चाय बनाने की? कोई ऐसा जिसको चाय बनानी नहीं आती हो? ठीक है, तो मैं चाय बना रही हूँ। मैंने क्या किया? पानी लिया, पानी में मैंने कूट के अदरक डाल दी, ठीक है, चाय पत्ती डाल दी, और क्या किया? उसमें चीनी डाल दी, इलायची विलायची डाल दी, ठीक है, उस पानी को उबाला, दूध डाला, और उसके बाद उसको छान दिया। अब चीनी क्या थी? उस पानी में, उस दूध में सॉल्युबल थी, तो इसीलिए हमें एक चाय फिल्टर होके आ गई। बट जो चाय पत्ती थी, अदरक था, क्या वो सॉल्युबल था? नहीं था। तो जब मैंने छलनी से छाना, तो वो मुझे छन के नहीं आया, वो मुझे चाय में छन के नहीं आया, वो ऊपर ऊपर रह गया। ठीक है, तो जो छन के आया उसको मैं बोलूंगी फिल्ट्रेट, और जो ऊपर ऊपर रह गया वो था रेटिनेट। तो इसका मतलब फिल्ट्रेट था। तो फिल्ट्रेट तभी तो मुझे मिला जब अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो गई थी। चीनी अगर घुलेगी नहीं, देखो कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हमने उबाल लिया, उसके बाद हमें ध्यान आया ओ शिट, हमने इसमें चीनी तो डाली नहीं, हमने बाद में उसमें चीनी ऐड कर दी, बट हमने उसको उबाला नहीं ना, अच्छे से उसको मिक्स किया। जब हम छानेंगे, तो जब हम छानेंगे क्या है, वो चीनी आएगी फिल्टर होके, या फिर ऊपर ऊपर रह जाएगी? चाय पत्ती के साथ ऊपर ऊपर रह जाएगी ना। तो वही इसका मतलब, अगर वो चीनी सॉल्युबल होगी तो फिल्ट्रेट हो जाएगी। तो इसका मतलब जितने भी फिल्ट्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिड सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? टिश्यू में एसिड मिलाया है। एसिड मिलाया है तो एसिड में जो सॉल्युबल हो जाएगा वो छन के आ जाएगा। अब जो रेटिनेट रह गया, ऊपर ऊपर रह गया, इसका मतलब वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल है। इतनी बात समझ आई? इतने में कोई दिक्कत? बेसिक चीज चल रही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। अब देखो, ये जो फिल्ट्रेट है, मतलब इसका मतलब ये एसिड जो सॉल्युबल है, ये क्या है? जब छोटा होगा साइज में तभी तो ये छन के आएगा। तो इसीलिए ये कैसे हैं? माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स। पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल जो छोटे होते हैं साइज में, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल जो साइज में बड़े होते हैं। हाँ, क्या हुआ? कोई डाउट? कोई कोई बोला क्या? आगे बढ़ो। ठीक है, तो हमें तो पता है मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये, इसलिए हम उसके आगे बायो वर्ड लगा देंगे। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी एसिड सॉल्यूबल होंगे वो कैसे होंगे? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे। और रेटिनेट कैसे होंगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? कोई दिक्कत इतने में? आगे बढ़ू। अब देखो, जब फिल्ट्रेट होके आ रहे हैं तो इसका मतलब इनका साइज छोटा होगा। तो इनका साइज कितना होता है? इनका साइज सिर्फ और सिर्फ 80 टू 800 डाल्टन होता है। बट ये साइज में कैसे हैं? ये तो बहुत बड़े हैं। तो इनका साइज कितना होगा? 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा। ये ग्रेटर देन का साइन है ना, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। समझ आया? समझ आया इतना? ठीक है, तो जो साइज में छोटे हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, वो कैसे होते हैं? एसिड सॉल्युबल होते हैं। जो साइज में बड़े होते हैं, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होते हैं, वो कौन होते हैं? एसिड सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? अब एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा। जैसे अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? एसिड सॉल्युबल है। और कौन आ जाएगा? जैसे नाइट्रोजन बेस, और जैसे मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, समझ आया? अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्रोटीन्स ले लेते हैं। प्रोटीन्स हो गए। और कौन आ गया? न्यूक्लिक एसिड आ गया। न्यूक्लिक एसिड बताओ हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में? बोलो, कहाँ मिलता है न्यूक्लिक एसिड? डीएनए में, आरएनए में। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए किसका बना है? न्यूक्लिक एसिड का बना है। समझ आई बात? ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया है लिपिड के ऊपर। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बताओ लिपिड क्या है?
लिपिड एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल है या बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब वो एसिड सॉल्यूबल है या एसिड इनसॉल्यूबल है। लिपिड एक एक्सेप्शन, सॉरी, ये क्वेश्चन आया था कि बताओ लिपिड बायो माइक्रोमोलिक्यूल है या बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब इसका साइज 80 to 800 डाल्टन है या मोर देन 10,000 डाल्टन है। तो यहाँ पे हमें देख के तो लग रहा है कि 10,000 डाल्टन होगा, तभी तो ये मैंने रेटिनेट में लिखा है ना? यही सबको लग रहा होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो लिपिड होता है वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है, मतलब लिपिड का साइज क्या होता है, 80 to 800 डाल्टन होता है। बट इसको हम रेटिनेट में इसलिए लेते हैं क्योंकि जब टूटता है ना, जब फैट टूटता है, फैट टूट के लिपिड बनता है, तो जो लिपिड होता है, मतलब जब फैट टूटा तो लिपिड है वो अकेला नहीं रहता है, वो क्या बना लेगा, क्लस्टर्स बना लेगा, बहुत सारे लिपिड मिलके क्लस्टर फॉर्म कर लेंगे। अब उस क्लस्टर का साइज तो 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो फिल्टर ना होके रेटिनेट हो गए, रेटिनेट में आ गए, इसलिए हम इसको रेटिनेट में लेते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल में लेते हैं। बट इसका जो साइज है लिपिड का वो 80 to 800 डाल्टन के बीच में आता है। क्लियर? एक्सेप्शन है, याद रखना, मैंने स्टार मार्क कर दिया है यहाँ पे, याद रहेगा इतना, याद रहेगा। तो समझ आया मैंने कैसा एनालिसिस किया कि क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैंने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला, दोनों को मिक्स किया, ग्राइंड किया, एक थिक मुझे पेस्ट मिल गया, थिक स्लरी मिल गई, उस थिक स्लरी को मैंने फिल्टर कर लिया। मैं फिल्टर के लिए कुछ भी यूज कर सकती हूँ, मसलिन क्लॉथ यूज कर सकती हूँ, कॉटन क्लॉथ यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ है, मुझे दो चीजें मिल गई, एक तो फिल्ट्रेट मिल गया, दूसरा मुझे रेटिनेट मिल गया। जो फिल्ट्रेट था वो कैसा था, एसिड सॉल्यूबल था, जो रेटिनेट था वो कैसा था, एसिड इनसॉल्यूबल था। एसिड सॉल्यूबल कैसे होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, उनका साइज 80 to 800 डाल्टन होता है। एग्जांपल्स में मैंने ले लिया अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसेक्राइड्स। वेयर एज जो रेटिनेट होते हैं वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो साइज है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। एग्जांपल्स में ले लिए मैंने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड। बट लिपिड यहाँ पे एक्सेप्शन है, लिपिड का जो साइज है वो 80 to 800 डाल्टन के विद इन है, बट हम इसको रेटिनेट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब फैट टूटता है लिपिड अकेले नहीं रहता है, वो क्लस्टर फॉर्म में रहता है, और जो क्लस्टर है उसका साइज 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। समझ आई इतनी बात? अब मैं देख, हाँ बोलो। अच्छा लिखना है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से? चलो लिख लो। चलो आगे देखते हैं। अब हम एनालाइज करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो सेल में तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, तो उनको कैसे, और ये मत सोचना बायोमोलिक्यूल्स में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स आ जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही आएंगे, बस हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे किया, ठीक है। अब देखो इसको कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसा एनालिसिस किया था, हमने इसमें लिविंग टिश्यू में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला दिया था, उसकी वजह से हमको दो कंपोनेंट्स मिल गए थे, डेट इज फिल्ट्रेट मिल गया था, रेटिनेट मिल गया था, उससे हमने निकाल लिया। बट हम यहाँ पे यूज करेंगे एश टेक्निक। एश का मतलब पता है किसी को? एशर राय वाला एश नहीं है ये, खराक, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टिश्यू लिया, ठीक है, टिश्यू, उसको हमने इतना ड्राई किया, इतना ड्राई किया, इतना ड्राई किया कि वो कैसा हो गया, बर्न्ट हो गया, पूरा का पूरा जल गया। उस बर्न की वजह से क्या हुआ, उस बर्न की वजह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन होने के, ओहो क्या लिख रही हूँ, कंपाउंड्स थे उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो तो क्या हो गए, एवापोरेट हो गए। क्या हुआ, एवापोरेट हो गए। जैसे एग्जांपल में ले लूं मैं यहाँ पे, जैसे कार्बन था, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, उन सबका ऑक्सीडेशन हो गया तो CO2 बन गया, वाटर बन गया, और वो क्या हो गए, एवापोरेट हो गए। समझ आई बात? अब एवापोरेट हो गए, उसके बाद जो रिमेन बचा, वो क्या बचा, ऐश बची, राख बची। अब उस राख में क्या होंगे, अब उस राख में क्या होंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। क्या होंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, कौन बता सकता है, लाइक
फॉस्फेट, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आया? तो ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस कर लिया। समझ आई बात? कैसे किया? एश टेक्निक को यूज करके किया। टिश्यू लिया, उसको बहुत ज्यादा ड्राई किया, इतना ड्राई किया कि वो क्या हो गया, बर्न हो गया, पूरा जल गया। जलने की वजह से क्या हुआ, जब बर्न कर रहे थे, हीट की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे कार्बन ऑक्सीजन इन लोगों ने मिलकर CO2 बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन लोगों ने मिलकर वाटर बना लिया, वो सब तो एवापोरेट हो गए। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो क्या रह गई, राख रह गई। अब उस राख में मुझे क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आई बात? समझ आया इतना? इतने में कोई दिक्कत नोट करना है? हो गया नोट इतना? नीचे करो। सबका हो गया? हो गया? कर लो, बता देना जब हो जाए। सबका हो गया ना? नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेटाबोलाइट्स। आप लोगों को कोई आइडिया है कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? किसी को पता है व्हाट इज मेटाबोलाइट्स? नहीं पता? देखो, मेटाबॉलिस, मेटाबॉलिस पता है मेटाबॉलिस क्या होता है? मेटाबॉलिस कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो हमारी बॉडी में हो रही है, जो क्या कर रही है, सेल्स को और टिश्यू को अपने फंक्शन करने के लिए मेंटेन कर रही है, उसको मेटाबॉलिस बोलेंगे। वही है ना, या कुछ और है? वही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिस के टाइम पे क्या हो रहा था, हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट थे, उन सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करके क्या बने, प्रोडक्ट बने। यही होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में यही तो होगा, कुछ सबस्ट्रेट होंगे, उन सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो मेटाबॉलिस की प्रोसेस में कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उन सबको क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। क्लियर? समझ आई? जैसे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस की मुझे कोई रिएक्शन बता सकता है? तब तक मैं मेटाबॉलिस की डेफिनेशन लिख देती हूँ। बताओ मुझे कोई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। किसी को नहीं पता फोटोसिंथेसिस? बॉटनी तो पढ़ ही रहे हो। हम्म। मेरी आवाज नहीं आ रही है या तुम लोग बोल नहीं रहे हो? नहीं पता फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? अच्छा, याद नहीं आ रही, किसी को याद नहीं आ रही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? कोई हैंड रेस कर रहा है क्या? किसी को नहीं पता? देखो,
जब CO2 वाटर के साथ कंबाइन करती है, ठीक है, किसकी है कहाँ पे, क्लोरोफिल में, और साथ में सनलाइट पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन बनती है और वाटर बनता है। क्लियर? क्लियर? तो देखो CO2 और वाटर, इनसे क्या बन रहा है, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये जो ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब क्या है, ये है मेटाबोलाइट्स। तो कोई भी मेटाबॉलिज्म में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सबस्ट्रेट, वो सब क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो all the substrate and products which involve in मेटाबॉलिज्म वो क्या होंगे, मेटाबोलाइट्स होंगे। समझ आई बात? समझ आई बात? कोई दिक्कत इतने में? समझ आ गया मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? हाँ ना, तो बोला करो। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो देखो टू टाइप्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकंड टाइप है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो प्राइमरी क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो मेन सबस्ट्रेट होते हैं, मेन क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो सब किसमें आ जाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट में आ जाते हैं। मतलब उन मेटाबोलाइट के बिना वो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती। समझ आई बात? तो जो बेसिक कंपाउंड है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो सब रिक्वायर है मेटाबॉलिज्म के लिए, फिर चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट बन रहा हो, वो मेन प्रोडक्ट है या फिर मेन सबस्ट्रेट है जिसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती, वो सब किस में आ जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट में आ जाएंगे। समझ आई? सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, वो बेसिक सब्सटेंस नहीं है, मतलब बेसिक सबस्ट्रेट नहीं है ना, बेसिक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ऐसा वो सबस्ट्रेट नहीं है, ना कोई ऐसा सबस्ट्रेट होगा जिसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो मेन है प्रोडक्ट उस चीज के लिए, तो वो सब किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएंगे। समझ आई इतनी बात? अब देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट तो क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, रिक्वायर फॉर बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो भी कंपाउंड्स असेंशियली रिक्वायर होंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, वो सब किसमें आ जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट में आ जाएंगे। इनको हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, आइडेंटिफिएबल होते हैं, आराम से हम रिएक्शन में उनको देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या जाते हैं, उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका कुछ काम है, तो नो डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्लियर? क्लियर? इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इतनी इजीली, रिएक्शन में हम इनको ढूंढ नहीं सकते कि इनका क्या काम है। ठीक है, समझ आए? तो वो सब किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आ जाते हैं। अब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं, मतलब हम ह्यूमंस उनका यूज कर रहे हैं, उन सेकेंडरी सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, जैसे रबर, रबर क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ड्रग्स, ड्रग्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सन्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। पिगमेंट्स वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये सब हमारे, इनका कोई मेन रोल नहीं है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, बट ये हमारी ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है। रबर, रबर का कितना यूज है, कितनी सारी चीजें हैं जो रबड़ की बनी होती हैं, हर जगह घर में कहीं भी, हर जगह रबड़ तो कहीं ना कहीं लगी होती है, भले ही कितना भी वो पॉल्यूशन कर दे, बट रबड़ के बिना काम नहीं चलता, है ना। ड्रग्स, ये ड्रग्स वो वाले नहीं है, कोकेन वाले ड्रग्स, ठीक है।
ठीक है, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस मसाले वगैरह हो गए, ये भी क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेंट्स मतलब जो सेंट्स वगैरह टाइप के होते हैं वो। पिगमेंट्स, पिगमेंट बोलते हैं ना, खाने में हम नेचुरल कलर्स यूज करते हैं, बूंदी के लड्डू बना रहे हैं उसमें हमने ऑरेंज कलर डाला, ठीक है, और ऐसे ऐसे कलर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ तो होते हैं आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं। फूड कलर्स पता है ना, फूड में जो कलर्स यूज करते हैं, तो सुना होगा कि ये आर्टिफिशियल फूड कलर है, ये नेचुरल फूड कलर है। तो जो हमें नेचुरली कलर्स मिलते हैं, पिगमेंट्स मिलते हैं, वो भी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। इतने में मुझे बताओ कोई दिक्कत? देवराज, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में समझ आया? नोट कर लो। नोट नहीं किया क्या? अच्छा लो। अच्छा हो गया, कहाँ से ये? हो गया, डन। बाकी सबका, बाकी सब नोट कर लो, ठीक है। ये बार बार लेफ्ट ज्वाइन नेट नहीं चल रहा क्या तुम लोगों का? अच्छा, हो गया नोट? शैताली, जानवी, फातिमा। हो गया, बाकी सबका हो गया। आगे बढ़े। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिलेगा। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मेटाबोलाइट है जो पिगमेंट है, कौन सा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके तो हम एक लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, पिगमेंट, पिगमेंट में कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। पिगमेंट में जैसे पहला एग्जांपल हो गया कैरोटेनॉइड्स और एंथोसियानिन्स। ठीक है, तो सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कैरोटेनॉइड क्या है, एक पिगमेंट है, एक एल्कलॉइड है, या फिर एक लेसिथिन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज एल्कलॉइड। एल्कलॉइड में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मॉर्फिन हो गया, ठीक है, कोडीन हो गया, और नेक्स्ट इज टर्पीनोइड्स। टर्पीनोइड्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज असेंशियल ऑयल्स। असेंशियल ऑयल्स में क्या क्या आ जाएंगे, लाइक लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स में एब्रेन, रेसिन। नेक्स्ट इज लेसिटेंस, सॉरी लैक्टेंस। नोट कर लेना, भले ही एनसीईआरटी में दे रखी है टेबल, बट सब एक साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब रिवाइज करने बैठो तो भूल जाओ उस टाइम और पढ़ो ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रग्स, विनब्लास्टिन, curcumin. Next is polymeric substances. इसमें क्या आ जाएगा, लाइक रबर, गम्स, सेल। तो ये हमारे हो गए कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पिगमेंट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कैरोटेनॉइड हो गया, एंथोसियानिन्स हो गए, एल्कलॉइड में जैसे मॉर्फिन, कोडीन, टर्पेनोइड्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन, राइसिन, लैक्टेंस में कॉनकेवेलेन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम, सेलुलोज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कुछ एसिड इनसॉल्युबल को। जैसे एसिड इनसॉल्युबल में क्या क्या आ जा रहे थे, प्रोटीन्स आ जा रहे थे, तो हम प्रोटीन को पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे और लिपिड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट आपका बहुत लंबा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन एंड एंजाइम्स, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन। एंजाइम्स देखो क्या है, प्रोटीन से ही बनते हैं, तो हमने प्रोटीन के अंदर ही एंजाइम्स ले लिए, ठीक है। एंजाइम और प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें आपको 70% क्वेश्चंस आपको प्रोटीन और एंजाइम से मिलेंगे। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ आया, इतने में मुझे बताओ कोई दिक्कत। आपका होमवर्क है कि आप ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को याद करोगे, और कल मैं पूछूंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर। अब मुझे बताओ, इतने में कोई डाउट, कल हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट। सबने नोट कर लिया ना ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब मुझे बताओ किस किस को क्या क्या डाउट है, पूछो। कौन सा एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दूं। देखो कैसे किया मैंने, देखो मुझे पता है कि मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में तो सब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। तो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे एनालाइज किया, तो मैंने क्या किया, अपना कोई टिश्यू ले लिया, अपना लिया या प्लांट का टिश्यू ले लिया, चलो प्लांट का ले लिया, अपने को मैं हार्म नहीं करूंगी। तो मैंने प्लांट का टिश्यू लिया, उसमें मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को मिक्स कर दिया, उन दोनों को मिक्स किया और अच्छे से उन दोनों को ग्राइंड कर दिया, पीस दिया। जब मैंने पीसा तो मुझे क्या मिला, एक थिक पेस्ट मिला, ठीक है, मतलब थिक मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट मिला, ठीक है। अब उस पेस्ट को, स्लरी को मैंने क्या किया, फिल्टर कर दिया, छान दिया। जब मैंने उसको छाना तो मुझे दो चीजें मिली, एक तो फिल्ट्रेट मिला, मतलब छानने के बाद जो छन के निकल जाता है वो क्या होगा, फिल्ट्रेट हो गया। जो ऊपर ऊपर रह गया वो क्या हो गया, रेटिनेट हो गया। तो जो फिल्ट्रेट था वो क्या था, एसिड सॉल्यूबल था। एसिड सॉल्यूबल इसलिए था क्योंकि एसिड में घुल गया था, घुल के आराम से फिल्टर होके नीचे नीचे निकल गया। जो रेटिनेट थे वो कैसे थे, एसिड इनसॉल्यूबल थे, मतलब एसिड में सॉल्यूबल नहीं हो पाए, ऊपर ऊपर रह गए वो, ठीक है। अब देखो फिल्ट्रेट,
फिल्ट्रेट में क्या क्या आ जाते हैं? फिल्ट्रेट कैसे थे? जितने भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे वो सब फिल्ट्रेट में आ रहे थे। तो वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। बायो मतलब हम लिविंग के अंदर की बात कर रहे हैं तो हमने बायो लगा दिया। माइक्रो का मतलब छोटे हैं साइज में, और मॉलिक्यूल्स पता ही है। इनका जो साइज होगा वो 80 टू 800 डाल्टन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर वो माइक्रो की जगह मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे अमाइनो एसिड हो गया, नाइट्रोजन बेसिस हो गए, जो हम डीएनए आरएनए में लगाते हैं ना, नाइट्रोजन बेसिस। जब हम डीएनए आरएनए को आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हम कैसे कहाँ नाइट्रोजन बेस यूज करते हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए में। मोनोसेक्राइड्स हो गए। मोनोसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है, बस कार्बोहाइड्रेट देखो किससे बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है सेक्राइड्स। ठीक है, अब हम उन सेक्राइड को जोड़ते जाएं और हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता जाएगा। अगर केवल एक ही सेक्राइड है, एक ही यूनिट है, तो वो मोनोसेक्राइड हो गया। अगर मैंने दो से ज्यादा लगा दिए सेक्राइड्स, मतलब 2 से 10 यूनिट को जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? ओलिगोसेक्राइड बन गया। अगर मैंने 10 से कितने भी ज्यादा सेक्राइड जोड़ दिए, तो वो क्या बन गया? पॉलीसेक्राइड बन गया। तो जो मोनोसेक्राइड है वो तो छोटे हैं ना, तो वो किस में आ गए? फिल्ट्रेट में आ गए। अब रेटिनेट, रेटिनेट होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब साइज में बड़े होंगे। इनका जो साइज होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल्स में क्या आ गए? लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, लिपिड। लिपिड यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि जो लिपिड है एक्चुअली उसका जो साइज है वो 80 टू 800 डाल्टन के बीच में है। बट हम इसको रेटिनेट में बायो मैक्रोमोलिक्यूल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब फैट टूटता है ना, लिपिड बनता है। वो लिपिड अकेला नहीं रहता है, वो क्लस्टर में रहता है। अब क्लस्टर तो बड़ा होगा ना, इसलिए हम इसको रेटिनेट में लेते हैं। मतलब ये छन नहीं पाता, एसिड इनसॉल्युबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब अगर इससे लिपिड से रिलेटेड इस आपको पता चल गया कि लिपिड कैसे, क्या अब इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। अब मुझे बताओ, कोई दिक्कत इतने में? और कुछ पूछना है किसी को? क्या? बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी क्या है? ये है क्या बी वाइल्डरिंग? हाँ, बीई वाइंडरिंग। बी वाइंड कहाँ पे दे रखा है ये? देखो, बी वाइंडरिंग का मतलब होता है उनको अच्छे से जोड़ देना। समरी से याद है, चैप्टर्स की समरी पढ़ते हो, मैंने बहुत बार बताया है, समरी से एग्जैक्ट लाइन आ जाती है। बस समरी भी नहीं पढ़ना है। नहीं, पढ़ो सारे चैप्टर की, सारे चैप्टर की लास्ट में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा करे उसके बाद समरी। अच्छा, बट समरी तब भी पढ़ा करो, क्योंकि एग्जैक्ट समरी में जो एनसीईआरटी में समरी दी है ना, एग्जैक्ट लाइन पूछ लेते हैं। हाँ, और बताओ क्या डाउट है? ये सब समझ आया, मेटाबोलाइट्स वगैरह? ठीक है, कल हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट